हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस साइड। आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 से ऑडिटिंग के ऊपर एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जितने सारे क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, of the Company Act 2013 lays down the provisions regarding the eligibility of appointment of an auditor। यानी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है उसकी सेक्शन क्या है, किस सेक्शन के अंदर ऑडिटर की एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, यानी उसकी योग्यता के बारे में बताया गया है। यानी ये सारे योग्यता होगी तभी जाके ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। तो ऑडिटर बनने के लिए क्या अपॉइंटमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? एक तो सीए होना चाहिए और साथ में उसके पास सीओपी की डिग्री होनी चाहिए। सीए की डिग्री होनी चाहिए और सीओपी होनी चाहिए। ठीक है, सीओपी यानी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की एक उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और सीए की डिग्री होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या बन सकता है, किसी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। यहाँ पे जो ऑडिटर बनेगा वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का बन सकता है। अगर गवर्नमेंट कंपनी रहेगी तो कैग के द्वारा उसे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट कंपनी का, वो कैग के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो सेक्शन 141 है। 141 में आपके एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तब जाके हम ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 141 जो है ये पावर की बात करता है, पावर ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर के पावर्स जो है वो सेक्शन 141 में दिया गया है। सेक्शन 140 में डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है, ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन। एंड सेक्शन 142 जो है ये रेमुनरेशन की बात करता है, यानी ऑडिटर को कितने सैलरी मिलेगी, रेमुनरेशन कितना दिया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है सेक्शन 142 में। तो एलिजिबिलिटी जो होगा वो सेक्शन 141 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ द एक्ट इज टू इंश्योर दैट ओनली a qualified person possessing the requisite professional knowledge and technical skill is appointed as an auditor। यानी अगर कोई ऑडिटर को मैं अपॉइंट करता हूँ तो उसके पास किस तरह का नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल स्किल के बारे में भी उसे नॉलेज होना चाहिए, तभी एक क्वालिफाइड पर्सन उसे कहा जाएगा। तो ये वाली बात भी सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 में कही गई है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। तो बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द ऑब्जेक्ट ऑफ इज टू इंश्योर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस होती है, यानी जो ऑडिटर ऑडिट करने जाता है तो वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, वो स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र होके ही वो ऑडिट करेगा। तो ये वाली बात भी सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग ही बताई गई है। यानी ऑडिटर कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए उसे, यानी वो किसी भी पर्सन या किसी मैनेजमेंट के अंदर रहकर वो ऑडिट नहीं कर सकता। वो ऑडिट जब भी करेगा वो इंडिपेंडेंस होकर, स्वतंत्र होकर वो ऑडिट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर is indebted to the company for an amount exceeding is disqualified for the appointment of an auditor। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है या फिर उस पर्सन का कोई रिलेटिव है या उस पर्सन का कोई पार्टनर है जो किसी दूसरे फॉर्म में या किसी कंपनी में है, तो उसने अगर कंपनी को लोन दिया है, उसने अगर कंपनी को लोन दिया, यानी अगर पर्सन कंपनी को लोन दे दे या पर्सन का रिलेटिव लोन दे दे या उस पर्सन का कोई पार्टनर है वो कंपनी को लोन दे देगा 5 लाख से ज़्यादा, तो उस केस में वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा एज एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। मतलब उस कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता इन केस अगर वो पर्सन
उस कंपनी को 5 लाख से ज़्यादा का लोन देता है, या वो पर्सन का रिलेटिव 5 लाख से ज़्यादा का लोन देता है, या उस पर्सन का पार्टनर 5 लाख से ज़्यादा का लोन कंपनी को देता है, तो उस कंपनी का ऑडिटर वो फिर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर 5 लाख होगा, क्योंकि देखिए आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछेंगे ऐसे। ठीक है, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, a person who has given guarantee in connection with the indebtedness of third person for an amount exceeding, यानी ये बोला गया है कि अगर कोई पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया, लोन के रिगार्डिंग गारंटी दिया है किसी थर्ड पर्सन को। मतलब मान लीजिए कोई कंपनी है, इस कंपनी को एक्स कोई पर्सन इसने लोन दिया, और वाई जो है, यानी वाई एक ऑडिटर होने वाला है, तो ये वाई एक्स को गारंटी देता है कि अगर एक्स कंपनी को पैसे वापस नहीं कर पाएगा तो उस केस में वाई उसे देगा। तो ये गारंटी कितने तक दे सकता है, 1 लाख तक। तो अगर 1 लाख से ज़्यादा हुआ तो फिर वाई ऑडिटर नहीं बन सकता इस कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a relative of the auditor may hold securities in the company for the of the face value not exceeding, किसी ऑडिटर का रिलेटिव जो होगा उस कंपनी में, यानी जिस कंपनी में वो ऑडिटर है उस कंपनी में वो जो सिक्योरिटीज होती है उस सिक्योरिटी होल्ड कर रख सकता है, यानी सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं। कितने अमाउंट तक, 1 लाख तक। 1 लाख तक वो परचेज कर सकता है। अगर 1 लाख से ज़्यादा परचेज करेगा तो फिर यहाँ पे ऑडिटर क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा का सिक्योरिटी ऑडिटर का रिलेटिव होल्ड नहीं कर सकता, सो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर द एक्ट डिटेल्स प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज़ बीन लेड डाउन, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन है। सेक्शन 139 में सारे ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात की गई है, तो इसका ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। 141 तो मैंने बताया अभी क्या होगा, एलिजिबिलिटी हो जाएगी, ऑडिटर की एलिजिबिलिटी योग्यता क्या होगी। ठीक है, और ये बी ऑप्शन कुछ है नहीं यहाँ पे। डी ऑप्शन जो है आपका 138, ये आपके कॉस्ट ऑडिटर ऑफ कॉस्ट ऑडिट से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, द सेक्शन 139 contain the provision with regard to the auditor of the government company। गवर्नमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग सेक्शन 139 क्या होता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। रेम्यूनरेशन होगा नहीं, क्योंकि 142 आ जाता है यहाँ पे, रिमूवल 140 यहाँ पे हो जाएगा। रीअपॉइंटमेंट जो होगा ये भी 139 के अकॉर्डिंग ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रोवाइड द प्रोविजंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर का जो प्रोविजंस है वो कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में नॉन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, द फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, यानी जो आपका किसी भी कंपनी का जो भी फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ठीक है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर ही उसे अपॉइंट किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन 30 होगा, बी फर्स्ट ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड बाय, तो फर्स्ट ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। अगर इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल कर देता है तो फिर कौन अपॉइंट करेगा, फिर वहाँ पे मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट मेंबर्स के द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर देन इट विल बी अपॉइंटेड बाय। देखिए अभी मैंने बताया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल कर देता है फर्स्ट ऑडिटर को, देन ये किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा,
तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, कैग के द्वारा होगा अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो, और अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी तो मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैग ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 13 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मेंबर सेल मेक अपॉइंटमेंट विद इन, जो मेंबर्स होंगे वो अपॉइंटमेंट कितने दिन के अंदर करेंगे, विद इन डैश डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और फेलियर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर के केस में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल कर देता है तो मेंबर्स उसे 90 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल, यानी जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उस फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कितना होता है, यानी वो कितने दिन के लिए ऑडिट कर सकता है, उसकी अपॉइंटमेंट कितने दिन के लिए की जाएगी। तो उसकी अपॉइंटमेंट जो हो जाएगी वो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन, यानी फर्स्ट एजीएम कंक्लूजन होने तक ही वो अपनी ऑफिस को चला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर जो होगा वो कितने समय के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जब तक फर्स्ट एजीएम कंक्लूड ना हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इफ वैकेंसी ऑफ ऑडिटर इज कॉज्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन, अगर कोई ऑडिटर की पोस्ट खाली हो जाती है रेजिग्नेशन के वजह से, ठीक है, वो रिजाइन कर देता है, उसके वजह से ऑडिटर की पोस्ट खाली हो जाती है, वैकेंट हो जाती है, तो उस केस में इसे हम कैसे फिल करेंगे। उस केस में इसे फिल किया जाएगा जनरल बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जनरल बॉडी के द्वारा उसे फिल किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ वैकेंसी ऑफ ऑडिटर इज कॉज्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन द मेंबर शैल फिल इट विद इन, मेंबर्स इसे कितने दिन में फिल करेंगे, 3 महीने के अंदर फिल करेंगे। ठीक है, 3 मंथ, 90 डेज, 30 डेज एंड 1 मंथ, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। तो कितने महीने के अंदर फिल करना पड़ेगा, अगर कोई ऑडिटर है जो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है तो वो पोस्ट को भरने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, तो जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे और वहाँ पे 3 महीने के अंदर वो उस पोस्ट को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, इफ वैकेंसी ऑफ ऑडिटर इज कॉज्ड ड्यू टू एनी अदर रीजन अदर देन रेजिग्नेशन, अगर ऑडिटर की जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है, यानी वो अपनी रेजिग्नेशन के अलावा किसी और रीजन से वो पोस्ट को खाली करता है, तो उस केस में इस पोस्ट को दोबारा से फिल किया जाएगा, किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फिल किया जाएगा। अगर रेजिग्नेशन होगा तो जनरल बॉडी होगी, नॉर्मली जैसे अपॉइंटमेंट होती है ऑडिटर की उस तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर रेजिग्नेशन के अलावा किसी और रीजन से अगर वैकेंट होती है ऑडिटर की पोस्ट तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसे फिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, इफ वैकेंसी ऑफ ऑडिटर इज कॉज्ड ड्यू टू एनी अदर रीजन द बोर्ड शैल फिल सच अ वैकेंसी, तो बोर्ड इस वैकेंसी को कितने दिन के अंदर फिल करेगा, 30 दिन के अंदर फिल करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है, द सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय मेंबर्स, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मतलब होता है कि फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं उनको कहा जाता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो मेंबर्स के द्वारा होगी, लेकिन कब से होगी, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एजीएम, यानी अगर कोई फर्स्ट ऑडिटर मान लीजिए अपॉइंट हो गया, फर्स्ट ऑडिटर को मैंने अपॉइंट कर दिया, तो फर्स्ट ऑडिटर जब तक 5 एजीएम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो पोस्ट से रिजाइन नहीं कर सकता, यानी उसे पोस्ट से हम हटा नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे ही 5 एजीएम वो अटेंड कर लेगा फर्स्ट ऑडिटर, तो 6th एजीएम में हम क्या करेंगे, न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, तो उसी को बोला जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर।
तो कौन से एजीएम में उसे रीअपॉइंट किया जाएगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर को? तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो है आपका 6th एजीएम में अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द कंपनी शैल ऑब्टेन अ रिटेन consent and the certificate as to fulfillment of condition laid under the form the auditor। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी कंडीशंस होती हैं ऑडिटर को जब हम अपॉइंट करते हैं तो उस समय हम उसकी कंडीशंस को और उसकी कॉन्सेंट को लेते हैं, यानी उसकी सहमति होनी चाहिए। तो ये सहमति की जो बातें होती है ये कौन से सेक्शन में लिखा जाता है? सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग ही उसे अपनी रिटेन कॉन्सेंट देनी होती है। ठीक है, तो सेक्शन 141 के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? अपना रिटेन कॉन्सेंट और सर्टिफिकेट देगा कि मैं उस कंपनी का ऑडिटर बनना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है द कंपनी शैल फाइल नोटिस विद द रजिस्ट्रार अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर विद इन डैश ऑफ द मीटिंग। कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार के पास नोटिस भेजती है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में? कि मैंने अपने कंपनी के अंदर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया है। तो ये इस चीज़ को वो नोटिस के द्वारा किसको बताएगी? आरओसी को बताएगी, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताएगी। लेकिन कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा उसे? 15 दिन के अंदर। तो 15 डेज के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा? कंपनी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को नोटिस भेज के बताए कि मैंने सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया है। ओके, तो ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। 15 डेज के अंदर उसे बताना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कैजुअल वैकेंसी इफ कॉज ड्यू टू रेजिग्नेशन shall fill it within of the recommendation of board of director at the general meeting। जो कैजुअल वैकेंसी होती है, जो रेजिग्नेशन की वजह से आती है, खाली हो रही है, उस कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जाएगा कितने दिन के अंदर और किसके द्वारा फिल किया जाएगा? तो कैजुअल वैकेंसी मेंबर के द्वारा फिल किया जाता है और कितने दिन के अंदर? यानी 3 महीने के अंदर मुझे उसे फिल करना जरूरी हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैजुअल वैकेंसी इफ कॉज ड्यू टू एनी अदर रीजन। अगर कैजुअल वैकेंसी जो किसी और रीजन से अगर हो रही है तो उस केस में इस वैकेंसी को कितने दिन के अंदर और किसके द्वारा इसे फिल अप किया जाएगा? तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा और 30 दिन के अंदर इसे फिल करेगा। अगर कैजुअल वैकेंसी जो हो रही है वो किसी और रीजन से हो रही है, यानी रेजिग्नेशन को छोड़कर किसी और रीजन से, किसी और रीजन का मतलब हो गया जैसे कि डेथ हो जाती है ऑडिटर की, ठीक है, या फिर वो डिसेबल हो जाता है, डिसक्वालीफाई हो जाता है, उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर उस पोस्ट को फिल करेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोल रहे हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर। जो ऑडिटर का रोटेशन होता है ये जरूरी होता है किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए, अनलिस्टेड कंपनी के लिए, विद अ शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन 10 करोड़, या बोथ? तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि दोनों कंपनी के लिए, चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, सारे कंपनियों के लिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर कंपलसरी होता है। ठीक है, रोटेशन का मतलब ये हुआ कि एक बार अगर मैंने ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया तो वो 5th एजीएम तक, टिल 5th एजीएम तक उस कंपनी का ऑडिट करेगा और 6th एजीएम में उसे हटना पड़ेगा उस कंपनी से। ठीक है, उसके बाद एक कूलिंग पीरियड चलता है, तो उस कूलिंग पीरियड में फिर वो रेस्ट करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट उसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो ये होता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ ऑडिटर हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर जो है मैंडेटरी किसके लिए होता है? ये सेम क्वेश्चन है वहाँ पे, बोथ दोनों के लिए होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ ऑडिटर हैज बीन मेड all private companies with paid up share capital of 20 crores or more and all companies with public deposit of minimum 50 crore rupees or less। तो यानी दो तरह की कंपनियां होती हैं। अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उस कंपनी को रोटेशन करवाना जरूरी हो जाता है।
या फिर ऐसी कंपनी है जिसने पब्लिक डिपॉजिट करके रखा हुआ है, पब्लिक से पैसे लेके रखा हुआ है मिनिमम 50 करोड़, तो उस केस में इसे अपनी ऑडिटर का रोटेशन करवाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम 50 करोड़ और मोर होगा यहाँ पे। सो बोथ यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑल प्राइवेट कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़, इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है यहाँ पे कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, कंपनीज कैन अपॉइंट और री अपॉइंट individuals auditor for not more than the terms of consecutive years। मतलब अभी मैंने बताया कि एक बार अगर मैंने एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया तो 5th AGM तक उस कंपनी का ऑडिट करेगा। जैसे 5th AGM बीत जाएगा यानी 6th AGM में उसे हटा दिया जाएगा, मीटिंग में उसे हटा दिया जाएगा, उसकी जगह नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। तो 6th AGM के बाद फिर 5 साल का गैप होगा, 5 साल उस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे, 5 साल के बाद हम फिर वो वापस उस ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि नॉट मोर देन, तो इंडिविजुअल ऑडिटर जो होता है वो फर्स्ट टर्म के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता, कम से कम 5 साल के लिए, तो कंसेक्यूटिव 5 साल के लिए उसे अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, 5 साल के बाद उसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन फर्स्ट टर्म ऑफ द 5th कंसेक्यूटिव ईयर्स हो जाएगा। So the companies can appoint or reappoint individual auditor not more than first term of the 5th consecutive years। Question number 29 है, according to section 139 of the Companies Act can appoint or reappoint audit firm including liabilities partners for not more than terms of the consecutive years। तो अगर फॉर्म है, कोई फॉर्म एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो उस केस पे वो 2 टर्म्स का चलेगा और हर टर्म कितने साल की होगी, 5 साल की होगी। तो इसलिए फॉर्म के केस में यहाँ पे 2 टर्म्स लिए जाते हैं और एक टर्म कितनी होगी, 5 साल, तो 2 टर्म मिला के कितने हो गए, 10 साल। यानी अगर कोई फॉर्म को मैंने क्या किया, एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर लिया किसी फॉर्म को, तो उस केस में वो फॉर्म को एक बार ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, जब वो उसे हटाया जाएगा तो वो 10 साल तक उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। यानी 2 टर्म्स, यानी ईच टर्म्स कितने होंगे, 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, कूलिंग ऑफ पीरियड। देखिए, कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब कि पहले तो ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद जो रेस्ट वाला समय दिया जाता है उसी को कहा जाता है कूलिंग पीरियड। ठीक है, जैसे कि एक मैंने मान लीजिए कि आज 2021 में मैंने अपॉइंट किया ऑडिटर को, 2021 से 5 साल अगर हम जोड़ेंगे तो 2026 हो जाएगा, तो 2026 तक उस कंपनी का वो ऑडिट करेगा। अब 2026 से लेकर अगर इंडिविजुअल ऑडिटर है तो 5 साल लेंगे, तो 5 साल अब इसमें से रेस्ट करेगा वो, यानी 2031 तक उस कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता, यानी उस कंपनी का वो ऑडिट नहीं कर सकता 2026 से लेकर 2031 तक। 2031 से वो अपॉइंट हो सकता है इंडिविजुअल ऑडिटर के केस में। और अगर ऑडिट फर्म है तो ऑडिट फर्म में 10 साल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 ईयर्स तक वो क्या होगा, कूलिंग पीरियड में रहेगा। तो कूलिंग पीरियड यही होता है कि उस समय उसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, उसी को कहा जाएगा कूलिंग पीरियड। तो यहाँ पे कितना होगा इंडिविजुअल ऑडिटर केस में, 5 ईयर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑडिटर या ऑडिट फर्म इंक्लूडिंग LLP इज ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, कितना होगा, 5 ईयर्स यहाँ पे होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज एज पर द RBI।
यानी अगर किसी बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी के केस में ऑडिटर्स की रोटेशन कैसे होती है, कितने साल के बाद उनको रोटेट करना जरूरी हो जाता है। तो एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के जो ऑडिटर होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं। यानी अगर एक्स एक बार ऑडिटर हो गया तो वो 4 साल के बाद अब उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, एक्स की जगह कोई दूसरा आएगा। ठीक है, फिर 4 साल ये कूलिंग पीरियड में रहेगा, उसके बाद फिर वाई कूलिंग पीरियड में जाएगा तो एक्स आएगा। इस तरीके से रोटेट होता रहता है ऑडिटर का यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन आपके 31 क्वेश्चन थे पूरे। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में। तो ये वीडियो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।